अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 501 लेसन नंबर 10। आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश की। तो जिन्होंने जर्मन कौमों को फतह किया सेल्टिक्स, उन्हें सैक्सन कहते हैं। शायद इसकी वजह ये थी कि सेल्टिक्स की पहली बार जर्मन कौम से वास्ता साहिली सैक्सन के हमले के दौरान हुआ था। अर्ली लैटिन राइटर्स जो थे सेल्टिक को फॉलो करते हुए इंग्लैंड में रहने वालों को सैक्सन और जहाँ ये लोग रहते थे उन्हें सैक्सोनिया कहते थे। लेकिन जल्दी जो है एंग्ली और एंग्लिया का वर्ड भी उनके लिए यूज होने लगा, जो स्पेशली एंगल्स के कौम को नहीं बल्कि वेस्ट जर्मनिक ट्राइब के लोगों के लिए यूज होता था। 601 AD के अंदर कैंट के किंग जो एथलबर्ट थे उनको इंग्लिश कौम के बादशाह का लकब दिया गया था और टाइम टू टाइम एंग्ली और एंग्लिया लैटिन राइटिंग में भी इसमें भी यूज होने लगी थी। लेकिन स्टार्टिंग से ही राइटर्स जो हैं वो अपनी जबान को राइटिंग को इंग्लिश ही कहते थे और ये लफ्ज भी जो है एंगल्स के नाम से ही निकला था। लेकिन इसे जो है मतलब इंग्लिश का वर्ड जो है वो एंगल्स नाम से निकला था, इंग्लिश और एंगल्स, ठीक है। लेकिन इससे जो है जर्मन ट्राइब्स की लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता था। इसी तरह उस जमीन और उसके स्टार्टिंग में रहने वाले लोगों को एंजिकन या एंगल्स की नस्ल कहा जाता था और यह आमतौर पर डैनिश पीरियड के बाद तक इस्तेमाल होता रहा। 1080 से इंग्लैंड का नाम एंगल्स की जमीन के नाम से आम होने लगा और इंग्लिश का नाम तो इंग्लैंड के नाम से भी पुराना है। ये तो वाजे नहीं कि इंग्लैंड का नाम क्यों एंगल्स के नाम पर रखा गया, लेकिन शायद ये इसलिए था कि जर्मनिक ट्राइब में फर्क किया जा सके। इसलिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वक्त जो है वो 450 ईयर से लेके 150 तक रहा। इस पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है और इसे फुल इन्फ्लेक्शन का दौर भी कहा जाता है। फुल इन्फ्लेक्शन आपको पता है कि जिसके अंदर जो है वर्ब वगैरह वर्ब की बहुत सारी आपके पास फॉर्म्स होती थी, टेंसेस को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था, जिस तरह अब ईजी हो चुका है। ये पीरियड जो है वो 12th सेंचुरी में खत्म हो गया। 1150 से 1500 का पीरियड मिडिल इंग्लिश पीरियड कहलाता है। आज की इंग्लिश वही है जो जर्मन ट्राइब्स की लैंग्वेज से निकली है। जो इंग्लैंड आए उनकी लैंग्वेज में ज़्यादा फर्क नहीं था और इंग्लैंड में कई सेंचुरीज के बाद भी इसमें फ़र्क नहीं आया और 700 तक एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड का ज़्यादातर हिस्सा कब्जा किया हुआ था, ज़्यादातर हिस्सा कब्जे में ले लिया था सिवाय कॉर्नवॉल और नॉर्थ वेस्ट इलाकों के। और साथ ही इन्होंने जो है साउथर्न स्कॉटलैंड का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में लिया हुआ था। अब भी जो है ये बहस जारी है कि कब्जे की नौयत क्या थी। जो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग इंग्लैंड आए उनकी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा फैल गई और कदीम इंग्लिश मतलब जो ओल्ड इंग्लिश पर जो है सेल्टिक जबान का बहुत कम असर था। हिस्ट्री में सेल्टिक लैंग्वेज से इंग्लिश में बहुत कम वर्ड्स लिए गए। एग्जाम्पल कुछ इंग्लिश शहरों के नाम ब्रिटेन से लिए गए जैसे लंदन और लीड्स वगैरह। कुछ काउंटी नाम हो गए जैसे कैन, डेवन या सेल्टिक से लिए गए थे। ओल्ड इंग्लिश में ही जो है सेल्टिक लैंग्वेज की तादाद बहुत कम थी, यहाँ तक कि जगहों के नाम के मामले में भी सेल्टिक नाम कम थे। सिर्फ गांव या देहात के जो छोटे छोटे कस्बे होते थे उन्हीं पे सेल्टिक नाम मौजूद थे। ब्रिटानी जबान का कदीम इंग्लिश में कम असर होने का मतलब ये नहीं था कि तमाम ब्रिटेन्स मारे गए या निकाले गए, बल्कि ज्यादा तादाद में ब्रिटेन्स जो है वो एंग्लो सैक्सन के साथ रहते थे। लेकिन सैक्सन की जो है उस टाइम पे सियासी बढ़तरी होने की वजह से ब्रिटेन लैंग्वेज को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। ऑब्वियसली जिसका ज्यादा पावर होगी उसी की लैंग्वेज बोली जाएगी, ठीक है। और यही वजह थी जिसकी वजह से ब्रिटेन लैंग्वेज पीछे छूट गई। ओल्ड इंग्लिश में वेल का मतलब फॉरेनर होता था, मतलब कि अजनबी होता था, लेकिन इसे बरतानवी या वेल्स के लोगों के लिए भी यूज किया जाता था और इसका मतलब नौकर या गुलाम भी होता था, जो इस बात को सिंबलाइज करता था कि जो ब्रिटेन्स हैं एंग्लो सैक्सन के दरमियान तो थे पर फिर भी उनकी वैल्यू जो है उस टाइम पे बहुत कम हुआ करती थी। इब्तदाई दिनों में इंग्लैंड में कई छोटी छोटी रियासतें थी। इनमें से कुछ के नाम आजकल काउंटीज में महफूज है, जैसे एक्सेस हो गया, मिडिल सेक्स हो गया और सेक्सेस हो गया, जो ईस्ट, मिडिल ईस्ट और साउथ सेक्शन की रियासतें हैं, ठीक है। कुछ बादशाहों ने दूसरी रियासतों पर हुकूमत कायम की, लेकिन ये हुकूमतें आर्जी थी। 7th सेंचुरी में नॉर्थम्बिया एक ताकतवर रियासत थी और साथ ही इनका बड़ा मरकज भी थी। 8th सेंचुरी में यही मकाम मर्सिया को मिला और 9th सेंचुरी में वेक्सेस को, और फाइनली वेक्सेस के बादशाहों ने मुल्क को आपस में जोड़ दिया, मुत्तहिद कर दिया। और 10th सेंचुरी के बाद से इंग्लैंड का इतिहाद जो है वो मजबूत हो गया, उनकी यूनिटी मजबूत हो गई। बादशाह चाहे कोई भी हो, इंग्लैंड जो है वो एक कंप्लीट एक मुत्तहिद मुल्क रहा था। अच्छा, बादशाह चाहे कोई भी हो, जैसे डैनिश हो गया, कंट हो गया, हाफ इंग्लिश या एडवर्ड के लोग हो गए, नॉर्मन फ्रेंच हो गए, लेकिन ये आपस में क्या रहे थे, यूनाइटेड रहे थे। ओके, फिर इसके बाद बात की जाए तो एंग्लो सैक्सन के लोग जो है वो जब तक क्रिस्टियनिटी को कबूल नहीं कर लेते उसके उनके बारे में जो है ज़्यादा मालूमात नहीं हासिल की जा सकती थी। क्रिस्टियनिटी ने एंग्लो सैक्सन को रोमन अल्फ़ाबेट्स के इस्तेमाल से यूज से जो है तफसीली जो डिटेल्ड राइटिंग लिखने का मौका दिया था। इस वक्त लिखने का काम जो है अक्सर मजहबी लोग करते थे, इसलिए जो है गैर क्रिश्चियन एंग्लो सैक्सन की ज़िंदगी में बहुत कम ही मालूमात मिलती है जो राइटिंग की फॉर्म में मौजूद हो। मतलब फिर भी जो है कुछ ऐसी रवायात हो गई जो उनकी लैंग्वेज के अंदर महफूज है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देख ले, जैसे आप यहाँ पे देख ले, टाई हो गया, वुडन हो गया, थॉनर हो गया, श्रिग हो गया,
ये सब उनकी लैंग्वेज में मौजूद है। और ये जो नाम है वो लैटिन नामों के तर्जुमे हैं, जैसे कि मार्टिन डाइस हो गया, मार्स का दिन हो गया, मर्क्यूरी डाइस हो गया, वेनरस डाइस हो गया, ये सारे लैटिन में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है ऐसे लोग जो गैर क्रिश्चियन थे, और इसके अलावा जो है ऐसे लोग जो क्रिश्चियन नहीं थे, उनके देवता के नाम हो गए, जैसे हफ्तों के नाम जब भी हमारे पास मौजूद है। मंगल के दिन को किस तरह से बोलते थे, ट्यूसडे वाला डे जो है वो ट्यूसडे की तरह, वेनसडे जो है वो वेंसब्री की तरह, इस तरह से डेज के नाम दिए हुए हैं। तो ये उनकी लैंग्वेज में ये नाम दर्ज है। यहाँ पे जो ट्यूसडे लिखा हुआ है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, थर्सडे, ये उनकी लैंग्वेज में मौजूद है। तो इंग्लैंड में जो है क्रिश्चियनिटी की जो तबलीग हुई थी उसका आगाज 600 एडी में हुआ। 600 एडी में स्टार्ट हुआ और इसे मुकम्मल होने में जो है कंप्लीट एक सेंचुरी लगी। क्रिश्चियनिटी ने दो सिमतों से, दो तरफ से जो है इंग्लैंड में कदम रखा। सेल्टिक चर्च ने जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड से, और रोमन चर्च ने जो है वो साउथ ईस्ट साइड से। ओके, क्रिश्चियनिटी के साथ जो है वो लैटिन राइटिंग का तरीका है, और इससे पहले जो इंग्लैंड में रून्स नामी अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये सिर्फ मुख्तसर राइटिंग्स के अंदर इस्तेमाल होता था, जैसे कि पत्थरों पे लिखना हो गया या फिर लकड़ी वगैरह पे जो लिखते थे उसमें यूज होता था। अच्छा, क्रिश्चियनिटी में कौन से वर्ड्स यूज होते थे? रून्स नाम के वर्ड्स यूज होते थे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है रून्स का मतलब राज था, मिस्ट्री था, कोई सीक्रेट था, और कुछ जो है राइटिंग को शायद जादुई ताकत समझा जाता था। मतलब वो लोग क्या समझते थे कि अगर हमने ये चीज लिखी हुई ना तो ये कोई स्पेल है, और ये चीज अगर लिखी हुई है तो इस चीज से ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो रून जो अल्फाबेट्स है उसका जो असल मकसद था, उसकी जो असल राइटिंग थी वो अब तक भी जो है क्या है, अनक्लियर है। लेकिन इसकी जो राइटिंग है वो ग्रीक और इटैलिक अल्फाबेट से जो है सिमिलर है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये जो है लकड़ी पर लिखी जाती थी या पत्थरों पर लिखी जाती थी, ठीक है। ओके, 7वीं सेंचुरी में इंग्लैंड ने रोन अल्फाबेट्स का एक मुनफरिद अंदाज जो है अपनाया, जिससे इसके पहले 6 अल्फाबेट्स की वजह से फोथरिक कहा जाता था। जब क्रिश्चियन मजहब के जो लोग थे उन्होंने इंग्लैंड में राइटिंग स्टार्ट करी, तो इन्होंने जो है लैटिन अल्फाबेट्स का एक वर्जन इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें वर्ड है फॉथरिक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है उसका भी यूज था, ठीक है। उसके भी निशान मिलते हैं, मसलन के वो वर्ड जो है विन हो गया, यहाँ पे WY विन हो गया। ये किसका सिंबल, इसमें जो सिंबल बना हुआ है वो क्या सिंबल है, पी की टाइप जो है यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। इस तरह के सिंबल्स वो यूज करते थे, जिसको अगर हम ओल्ड इंग्लिश में देखें तो वो जो है W का साउंड जाहिर करता था। बस आपने ये बात याद रखनी कि उन्होंने रोन लैंग्वेज यूज की थी, और रोन लैंग्वेज जो है उसका मतलब स्पेल होता है, मिस्ट्री होती है, कोई सीक्रेट होता है, ठीक है। और ये चीज जो है के अंदर सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं ग्रीक और इटैलिक अल्फाबेट्स की। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।